ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें मीन्स यहाँ पर कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जगहें हैं जिनके बारे में कुछ झलकें दी गई हैं, ग्लिम्सेस दी गई हैं अलग अलग पार्ट बना के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर में अ बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा है। ये इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिग्स, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसका सेकंड पार्ट है कूर्ग, लोकेश अब्रोल के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड पार्ट है इस चैप्टर में टी फ्रॉम आसाम, अरूप कुमार दत्ता के द्वारा ये लिखी गई है। तो इस तरह से हम अलग अलग जगहों की झलकें इस चैप्टर में देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। अब उससे पहले चैप्टर को रीड करने से पहले हम कुछ बातें देखते हैं। बिफोर यू रीड एक्टिविटी डिस्कस इन क्लास, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। ये डिस्कशन कर सकते हैं हम कि हमारे दिमाग में कौन सी पिक्चर आती हैं जब हम भारत के लोगों के बारे में और यहाँ के जगहों के बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने देश के बारे में सोचें, यहाँ के लोगों के बारे में सोचें, तो हमारे दिमाग में क्या पिक्चर बनती हैं। What parts of India have you lived in और visited? कि राइटर हमसे पूछ रहे हैं, ये हम डिस्कशन हम कर सकते हैं आपस में कि हम इंडिया के किस भाग में रहते हैं या हमने इंडिया के किन किन जगहों की यात्राएं की हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? क्या आप कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं इंडिया की जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटक घूमने आते हैं, जाते हैं? क्या आप कभी उन जगहों पर गए? तो आप ध्यान से सोच सकते हैं कि आप किन किन टूरिस्ट प्लेसेस डेस्टिनेशन पर गए हो। थर्ड वन इज यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच एंड द पोर्चुगीज हैव ऑल्सो प्लेड एन a part in the history of our country. Can you say which part of India show French and Portuguese influences? अब हमारे अगर देश की बात करें तो हमारे देश में अतीत में पास्ट में ब्रिटिशर का रूल रहा है। डच भी आए थे, फ्रेंच लोग भी आए थे और पोर्चुगीज़ लोग भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कुछ अपने एरिया के हिसाब से जहाँ पर कुछ जगहों पर अलग अलग जगहों पर ब्रिटिश, डच और फ्रेंच या पोर्चुगीज़ लोगों ने ऑक्यूपाई किया था और कहीं ना कहीं हिस्ट्री बनाई थी। कहीं ना कहीं हिस्ट्री में इन्होंने कई जगहों को ऑक्यूपाई किया था। कहाँ की जगहों को? इंडिया की जगहों को। तो क्या आप बता सकते उन जगहों की जहाँ पर फ्रेंच और पोर्चुगीज़ लोगों का या गवर्नमेंट का या जो व्यापारी पोर्चुगीज़ और फ्रेंच लोग आए थे यहाँ पर बिजनेस करने, बाद में भारत के किन जगहों पर इन्होंने ऑक्यूपाई किया और यहाँ पर अधिकार में रखा, किन जगहों पर? तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर रहा है और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी गोवा आज़ाद नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इंडिया मैक्सिमम एरिया इंडिया का ब्रिटिश के हाथ में था। ब्रिटिश ने तो फ्री कर दिया, लेकिन गोवा जो था वो पोर्चुगीज़ के अंडर था। तो इसीलिए गोवा पोर्चुगीज़ के अंडर था, इसीलिए बहुत लेट 1961 को गोवा आज़ाद हुआ था। बाद में इसको इंडिया में मिलाया गया था। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी? क्या आप बता सकते हैं इंडिया के किस भाग में टी और कॉफ़ी ग्रो की जाती है? मतलब टी और कॉफ़ी कहाँ किन किन जगहों पर उगाई जाती है। तो ये हमारे कुछ डिस्कशन के लिए क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। अब हम करते हैं शुरू। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इस चैप्टर का, दैट इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब हमने बात की कि गोवा को इंडिया में काफ़ी लेट मिलाया गया 1961 में, जब
इंडिया में गोवा को मिलाया गया। क्यों मिलाया गया? क्योंकि बाकी इंडिया किसके ऑक्यूपेशन में था? ब्रिटिश के अधिकार में था, और जबकि गोवा पोर्चुगीज के अंडर था। तो इसीलिए गोवा में अभी तक वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर में किसका इन्फ्लुएंस दिखता है? पोर्चुगीज लोगों के कल्चर का इन्फ्लुएंस अभी तक वहाँ पे दिखता है। तो उसमें उसी का एक पार्ट लेते हैं हम, दैट इज़ बेकर ऑफ गोवा। बेकर जो थे गोवा के, वो भी उसकी संस्कृति का एक पार्ट था, और आज तक वो एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पर? गोवा में। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society। हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम गोवन के जो बेकर हैं या जो बेकरी वाले हैं, उनके, हर गांव में बेकरी वाले हैं, गोवा के बेकर हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में रीड करते हैं। पेन पोर्ट्रेट हम रीड करते हैं। पोर्ट्रेट होता है किसी का चित्र बनाना, पिक्चर बनाना, लेकिन पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है हम किसी की ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, बल्कि शब्दों में एक कहानी के रूप में हम किसी का चित्रण करते हैं, किसी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे सामने उन लोगों की, उस व्यक्ति की या उस जगह की जिसके बारे में पेन पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उसकी पिक्चर हूबहू इमेज बनती है हमारे दिमाग में। उसे कहते हैं पेन पोर्ट्रेट। मतलब किसी के कैरेक्टर को लिख के उसका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना, और हमारे दिमाग में हूबहू वैसी तस्वीर बनती है। तो इस चैप्टर में हम किसका पेन पोर्ट्रेट कर रहे हैं? बेकर ऑफ गोवा। अब रीड करते हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. जो रॉड्रिक्स कहते हैं कि जो उनके एल्डर्स हैं, उनके जो बुज़ुर्ग हैं, उनको अक्सर सुना जाता है बोलते हुए, याद करते हुए। कौन सी यादें? पोर्चुगीज़ डेज़ के दिनों की यादें, अच्छी यादें। और साथ में जो पोर्चुगीज़ दिनों की जो फेमस लोव केक है, ब्रेड केक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, उनको याद करते हैं। और उनको याद करते हुए वो सुनते हैं। कौन सुनते हैं? लूसियो रॉड्रिग्स जो राइटर हैं। Those eaters of loaves might have been vanished। अब पोर्चुगीज डेज के जो लोग थे, जो उन ब्रेड केक को खाते थे, वो तो आज डिसअपियर हो गए हैं। वैनिस्ड मीन्स डिसअपियर होना। वो तो आज की डेट में डिसअपियर है। कब? जब ये नरेटर बड़े हो चुके हैं, राइटर बड़े हो चुके हैं। आज की डेट में पोर्चुगीज टाइम में जो लोग थे, जो उन केक को खाते थे, वो आज नहीं रहे। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो ब्रेड को बनाने वाले हैं, बेकर्स हैं, लेकिन आज भी वो वहाँ पर हैं। कहाँ पर? गोवा में, गोवा के अंदर। वी स्टिल हैव अमंगस्ट us the mixture and the molders and those who bake the loaves। ये बोलते हैं कि आज भी वहाँ पर लोग बेकिंग का काम करते हैं। बेकर्स बहुत अधिक संख्या में हर गांव में मौजूद है, और उन्हीं में से वो जो मिक्सर हैं, आटे को जो गूंथते हैं, साथ में मोल्डर्स हैं, उनको लोइयों को काट के उनको मोल्ड बनाते हैं, मोल्डिंग करते हैं। साथ में ऐसे भी लोग होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे। जो केक होता है, जो केक होता है या बन होते हैं, वो अलग अलग स्टेजों में बनता है। जैसे पहले मिक्स करेंगे आटा, फिर मोल्डर्स बनाएंगे, लोइयाँ बनाएंगे, और उसके बाद उनको पकाने के लिए भट्टियों में डालेंगे, चूल्हे में डालते हैं। तो उस तरह से
तो ये बोलते हैं कि आज भी वहाँ पर मिक्सर हैं जो आटे को गूँथने का काम करते हैं, उनकी लोइयाँ बनाते हैं, मोल्डिंग करते हैं और साथ में मोल्डिंग बनाने के बाद उनको बेकिंग करते हैं, उनको पकाते हैं, उन लोव्स को, उन केक्स को, उन ब्रेड को। ओके, तो दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। अब बोलते हैं राइटर कि आज भी वो पुरानी भट्टियाँ, जो फर्नेसेस होते हैं, चूल्हे, जो पुरानी भट्टियाँ होती हैं, ये भट्टियाँ या फिर फोर्जेस जो पुराने चूल्हे होते हैं, भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर केक बना करते थे पोर्चुगीज़ टाइम में, आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं, आज भी उनका अस्तित्व है। आज भी इतने टाइम के बाद, टाइम टेस्टेड का मतलब इतना टाइम बीतने के बाद भी वो जर्जर नहीं हुई है, रोहिन नहीं हुई है, पुरानी आउटडेटेड नहीं हुई है, बल्कि आज भी वो एग्जिस्ट करती हैं। आज भी उन्हीं फर्नेसेस में केक्स बनते हैं, लोव्स बनते हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन extinguished मीन पुट आउट, आग का बुझना। आज भी उन फर्नेसेस में, उन फॉर्जेस में, उन चूल्हों में, आज भी उन भट्टियों में आग बुझी नहीं है। मीन्स आज भी उन्हीं चूल्हों में, उन्हीं फर्नेसेस में केक्स बनते हैं, ये ब्रेड बनते हैं जिनमें जो चूल्हे, जो फर्नेसेस पोर्चुगीज टाइम में यूज़ किए जाते थे। द थर्ड एंड द जिंगल, थर्ड का मतलब होता है जब कोई डंडे से जोर से पटकता है ज़मीन पर तो जैसी आवाज़ आती है, इस तरह की जो आवाज़ होगी, थर्ड, उसे कहते हैं थर्ड। जब कोई डंडा जोर से ज़मीन पर पटका जाता है तो उस समय जो आवाज़ साउंड निकलेगी, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड। जिंगल मीन्स घंटियों की टन टन की आवाज़। अब the thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Heralding means announcing. Heralding means announcing. Thud, thud means, थर्ड का मतलब होता है जब किसी डंडे को पटका जाता है जो साउंड आएगी तब, दैट इज कॉल्ड थर्ड। इंग्लिश में बैंग, बैंग या थंप। अब जिंगल मीन्स घंटे के बजने की आवाज़। अब नरेटर कहते हैं कि हाँ, आज भी गोवा में जो बेकर होते हैं मॉर्निंग टाइम में आते हैं और अपने डंडे को लेकर आते हैं और साथ में पटक कर ज़मीन पर आवाज़ निकालते हैं और सबको अपने आने का संदेश सुबह सुबह सबको दे जाते हैं। ऐसा कई जगहों पर गोवा में आज भी होता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. राइटर कहते हैं कि आज भी जो बेकर आते हैं, हो सकता उनके फादर जिंदा नहीं हो, जो पुराने टाइम में भी ऐसे आया करते थे, लेकिन आज जो बेकर हैं उनके आगे जो एंसेस्टर्स के काम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जो आगे बच्चे हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो आज वहाँ पर यही काम कर रही है, अपने परिवार का जो व्यवसाय है, अपने परिवार का पेशा जो था बेकिंग का और अपने लोव्स बेचने का, केक्स बेचने का, ब्रेड बेचने का, आज भी वो काम जारी रखे हुए हैं। हो सकता है आज उनके फादर जिंदा ना हो, उनके एंसेस्टर पूर्वज जिंदा ना हो, पर उनके आगे बच्चे ये काम कर रहे हैं, इसको आगे कैरी ऑन रखे हैं। These bakers are even today known as a padder in Goa. आज भी इन बेकर को पैडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. और अगर बात करें, नरेटर अपनी बात कर रहे हैं कि गोवा में इनके बचपन, नरेटर के बचपनों के दिनों की बात करते हैं कि बेकर उनके फ्रेंड और साथी और गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और कम से कम जो बेकर उन दिनों, किन दिनों,
जो राइटर है उनके बचपन के दिनों की बात करते हैं। उनके बचपन के दिनों में जो बेकर है अपने लोव्स बेचने, ब्रेड को बेचने कम से कम दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन द सेलिंग ग्राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। ये कहते हैं नरेटर कि 2 बार आते थे और एक कब आते थे, जब वो सेट आउट मीन्स टू स्टार्ट, जब वो निकलते थे। किसके लिए मॉर्निंग में निकलते थे? अपने ब्रेड को बेचने के लिए। अपने ब्रेड को बेचने के लिए मॉर्निंग में वो निकल पड़ते थे। सेट आउट एक फ्रेज है, दैट मीन टू स्टार्ट या निकल पड़ना। तो अपने ब्रेड को बेचने निकलते थे। कहाँ के लिए? गांव गांव घर घर जाते थे और अपने ब्रेड को बेचते थे और वापस आते थे दूसरी बार जब वो अपने बास्केट, बड़ी सी ह्यूज बास्केट को, बड़ी सी टोकरी को खाली करके वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। अब जब मॉर्निंग में राइटर सोए होते थे तो जो इसके किसके पैडर मीन बेकर जब मॉर्निंग में आते थे तो उनकी जो जिंगलिंग साउंड थी और बैम्बो में जो घंटियाँ लगी होती थी और घंटी के साथ साथ डंडा बजाकर जो थर्ड की साउंड करते थे, उसकी साउंड से राइटर उठते थे और जल्दी से भागते थे। किसको ग्रीट वेलकम करने के लिए? बेकर को वेलकम करने के लिए। ऐसा वो क्यों क्यों करते थे? तो अब बता रहे हैं नरेटर, वाई वॉज इट सो। वो नरेटर खुद बोलते कि ऐसे क्यों हम करते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या उनको इतना प्यारा था केक, या जो ये केक लाते थे या जो ये ब्रेड आते थे, क्या उनको इतने प्यारे थे वो कि वो सो के उठ के सीधे उसको ग्रीट करने के लिए उसको लेने जाते थे? बोलते हैं नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। The loaves were brought by some Pasquine and Bastine, the मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये बोलते हैं पैस्किन और जो बेस्टीन है वो जो मेड सर्वेंट्स थी उनके घर की जो नौकरानियाँ थी पैस्किन और बेस्टीन, वो ही ब्रेड को खरीदा करती थी मॉर्निंग में। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स which we chose carefully। Sometime it was sweet bread of special make। ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? नरेटर, कि हम क्यों जाते थे जब बच्चे थे हम, क्योंकि नौकरानियाँ ही, मेड ही खरीद के लाती थी हमारे जो ब्रेड केक्स होते थे वो ही खरीद के लाती थी। तो हम बच्चे क्यों जाते थे? क्योंकि हमें बहुत इच्छा होता था लॉन्ग फॉर मतलब डिज़ायर्ड फॉर। उनको काफ़ी इच्छा होती थी, शौक होता था कि वो ब्रेड बैंगल्स भी लाया करते थे। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ब्रेड बैंगल होते थे बच्चों के लिए बेकर के द्वारा लाए गए, और बड़ों के लिए वो केक्स या ब्रेड लाया करते थे। तो बच्चों इन ब्रेड बैंगल्स के लिए, ब्रेड बैंगल मतलब ऐसे बैंगल की शेप में बीच से खाली होता है जैसे चूड़ियाँ होती हैं, उस शेप के बच्चों के लिए ये बेकर बनाया करते थे ब्रेड। तो इन ब्रेड बैंगल्स के को पाने के लिए, अच्छे छांटने के लिए वो जाया करते थे उस बेकर के पास मॉर्निंग में, और कई बार वो मीठे ब्रेड भी बनाया करते थे। नेक्स्ट बोलते हैं राइटर, द बेकर मेड his musical entry on the scene with the zhang zhang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। ये नरेटर कहता है कि जो बेकर आते थे जब उनकी एंट्री होती थी तो उनकी एंट्री म्यूजिकल साउंड के साथ होती थी। झैंग झैंग की आवाज़ के साथ वो आते थे, बैम्बू को ठग करते थे, साथ में उसमें जिंगलिंग भी होती थी, घंटियाँ भी होती थी, तो झैंग झैंग की आवाज़ आती थी। तो जब इस तरह की आवाज़ आए तो इट मीन वहाँ पे बेकर आया होता था। वन हैंड, और जो बेकर होते थे एक हाथ से वो टोकरी पकड़ते थे अपने सिर के ऊपर, दूसरे हाथ से वो ठग करते थे, बैंग करते थे, किसको? बैम्बू स्टिक को ग्राउंड पर बजाते रहते थे ताकि वो साउंड निकल पाए और लोगों को उनके आने की संदेशा मिल पाए। He would greet the lady of the house with good morning and then place
his basket on the vertical bamboo। और क्या बोलता है नरेटर, क्या बोलते हैं कि जब भी बेकर आता था तो वो जो घर की लेडी होती थी जो ब्रेड लेने जाती थी उसका स्वागत वो गुड मॉर्निंग से करता था। कौन करता था गुड मॉर्निंग? बेकर। किसके लिए? जो लेडी आती थी ब्रेड को खरीदने हर घर से। और साथ में क्या करता था, जब वो खरीदने लेडी आती थी बास्केट को जो बैम्बू स्टिक है उसके ऊपर रखता था। बास्केट को बैम्बू स्टिक के ऊपर रखता था। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and loaves would be delivered to the servant। और क्या बोलते हैं नरेटर कि हम बच्चे, क्योंकि नरेटर तब छोटे थे, बच्चे थे, तो उन्हें भी बहुत शौक होता था ब्रेड बैंगल का। तो ये कहते हैं कि हम बच्चों को वो क्या करते थे, थोड़ा साइड करते थे, हल्की सी डांट भी देते थे। माइल्ड माइल्ड रिव्यूक में रिव्यूक होता है झिड़कना, स्कोल्डिंग करना, या किसी को डांट, हल्का फुल्का डांटना। माइल्ड मीन लाइट, हल्की फुल्की वो डांटता भी था हमें और साथ में हमें साइड कर लेता था। और जो लॉब्स होते थे, जो केक्स होते थे या फिर ये ब्रेड होते थे वो सर्वेंट को दे देते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी पीछा नहीं छोड़ते थे, हम भी ये देखना छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम द बेंच और द पैराफिट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम भी शैतान थे, हम भी क्या करते थे, बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या किसी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर चढ़ जाते थे और वहाँ से टोकरी में झांकते थे। क्यों झांकते थे टोकरी में? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता था, लॉब्स, ब्रेड बैंगल चाहिए होती थी। somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangle for the children। ये कहते हैं कि आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है वो विशेष जो सुगंध आती थी उन लॉव से, उन उस बेकरी के सामान से, या ये कह सकते हैं कि उन ब्रेड से जो भी सुगंध आती थी आज भी मुझे याद है। और ये कहते हैं नरेटर कि आज भी जो उनके जो लॉब्स होते थे, उनके जो केक्स होते थे, ब्रेड होते हैं, बच्चों के लिए अलग ब्रेड बैंगल्स होती थी, बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए लॉब्स या केक्स या फिर ब्रेड हुआ करते थे। देन वी डिड इवन we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly। और जब हम ब्रेड बैंगल ले लेते थे तो हम ब्रश नहीं करते थे अपने दांतों को। क्यों? कौन परवाह करता था? अपने मुंह को नहीं धोते थे प्रॉपरली, ना ही ब्रश करते थे। एंड वाई शुड बी, और ब्रश हम करें भी क्यों? यहाँ जो नरेटर है हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि हम बच्चे, हमें क्या ज़रूरत है ब्रश करने की? क्यों? क्योंकि who would take the trouble of plucking the mango leaves for the toothbrush। क्योंकि हमें उस समय टूथब्रश, पेस्ट और ये तो होता नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था, जो मैंगो की लीव्स होती थी, मैंगो की जो पत्तियाँ के डंडियाँ होती थी उनकी दांतों हम करते थे। अब कौन जाएगा मैंगो के पेड़ के पास और वहाँ से दांतों लेने? कौन जाएगा, कौन उनको निकालेगा? तो इतना हम नहीं करते थे। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ज़रूरत भी क्या थी? ये बोलते हैं कि ज़रूरत भी क्या थी हम बच्चों को। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। तो यहाँ हंसी मजाक करते हुए नरेटर कहते हैं कि अब जो टाइगर होता है वो भी तो ब्रश नहीं करता है, टाइगर कभी ब्रश नहीं करता है, तो हम भी क्यों करें फिर? हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अब बोलते हैं कि जो गरम गरम चाय हम पीते हैं बिल्कुल हमारे दांतों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मजाक करते हुए नरेटर कहते हैं, बाकी हम आगे रीड करते हैं। नरेटर कहते हैं, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। Just as a party or a feast loses its charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement।
Cakes and Vollinhas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. ये कहते हैं marriage gift are meaningless without the sweet bread known as bhol. मैरिज में जो गिफ्ट दी जाती है उसमें बहुत ही ज़रूरी है क्या, ब्रेड स्वीट ब्रेड देना। और जो ये मैरिज गिफ्ट में दिया जाता है स्वीट ब्रेड, तो उसे बोल के नाम से जाना जाता है। कहते कि अगर बोल नहीं दिया गया, स्वीट ब्रेड गिफ्ट में नहीं दिया गया तो मीनिंगलेस हो जाता है। मतलब मैरिज के गिफ्ट के साथ बोल देना, स्वीट ब्रेड देना कंपलसरी है। कहाँ पर? गोवा में, गोवा के कल्चर में। जस्ट एज ए पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर कोई पार्टी होती है, कोई दावत होती है, तो उसमें कोई आकर्षण ही नहीं रहता है, अट्रैक्शन नहीं रहती है अगर उसमें ब्रेड ना हो। अगर वहाँ पर ब्रेड ना हो मीन्स, अब ये आप देख सकते हैं कि मैरिज गिफ्ट के लिए बोल ज़रूरी है। कौन सी चीज़ ज़रूरी है? स्वीट ब्रेड बोल ज़रूरी है। पार्टी और फीस्ट के लिए क्या ज़रूरी है? ब्रेड ज़रूरी है। तो यहाँ उनका कल्चर बताता है कि जो बेकरी का सामान है हर ओकेजन पर बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब यहीं से पता लगता है कि कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है एक बेकर का, एक बेकरी वाले का होना एक गांव में। क्योंकि इसके बगैर कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता है। बेकरी का जो सामान है, चाहे ब्रेड ले लो, चाहे आप बोल ले लो, स्वीट ब्रेड ले लो या केक ले लो, पेस्ट्री ले लो, कुछ भी जो भी बेकरी का सामान होता है गोवा में हर फंक्शन में लगना ही लगना है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. डॉटर के engagement, जब किसी लेडी के डॉटर की engagement होती है तो वहाँ उनको सैंडविच बनाने बहुत ही कंपलसरी है लेडी को। Cakes and Bollinhas are a must for Christmas as well as other festival. और साथ में ये कहते हैं कि जब क्रिसमस होता है तो केक्स और बॉलिनहास, क्रिसमस के दिन के लिए केक्स और बॉलिनहास बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरे फेस्टिवल में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैरिज के लिए बोल का यूज़ किया जाता है, पार्टी और फीस्ट के लिए ब्रेड का यूज़ करते हैं, और एंगेजमेंट, डॉटर के एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस का यूज़ करते हैं। क्रिसमस के लिए केक्स एंड बॉलिनहास का यूज़ करते हैं। कहाँ पर? गोवा के कल्चर में। Thus, the presence of the baker furnace is in village is absolutely essential. अब यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हर कल्चर, हर फेस्टिवल, हर ओकेजन पर बेकरी के सामान का इतना इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर प्रेजेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए हर गांव में एक बेकरी की फर्नेस, बेकरी वाले का भट्टी होना बहुत ही ज़रूरी है, असेंशियल है। नेक्स्ट रीड करते हैं। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नोन एज कबाई। ये कहते हैं, कौन? नरेटर कहते हैं कि जो बेकर है या ब्रेड बेचने वाले हैं, उन पुराने दिनों की बात करें जब पोर्चुगीज़ होते थे, जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर होते थे, तो उन दिनों में जो वो बेकर, जो ब्रेड सेलर होता था, वो जो कपड़े पहनता था उसकी एक टिपिकल, पेक्यूलर मीन्स टिपिकल, पेक्यूलर ड्रेस हुआ करती थी, उसे कबाई कहते हैं। उसे कबाई कहा जाता था। एक ही लंबा कपड़ा होता है और उसी लंबे कपड़े को वो बेकर पहनता था टांगों तक, दैट इज कॉल्ड कबाई। और कबाई कौन से बेकर पहनते थे? पोर्चुगीज टाइम की जो बेकर है वो पहनते थे। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। अब एक सिंगल पीस होता था कपड़े का, फ्रॉक का, और वो नी तक, घुटने तक ये कपड़ा होता था। इन आवर चाइल्डहुड वी saw Baker wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pants.
Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a paddler. अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब पोर्चुगीज टाइम था, पुर्तगालियों के टाइम जो कपड़े ब्रेड सेलर या बेकर्स पहनते थे, दैट इज कवाई। और अब जब राइटर हैं, अब पोर्चुगीज तो चले गए हैं, पुर्तगाली चले गए थे, राइटर जब बड़े हो गए हैं, अब राइटर के टाइम में, राइटर जब बच्चे थे, राइटर की चाइल्डहुड के टाइम में, अब वो कबाई नहीं पहनते हैं, बल्कि एक छोटा सा कुर्ता पहनते हैं और उसके नीचे एक ट्राउज़र, एक पजामा टाइप पहनते हैं, जो कि ना छोटा होता था ना पूरा लंबा होता था, बल्कि नी से घुटने से थोड़ा सा नीचे और पूरा टांग से थोड़ा ऊपर होता था। मीन्स घुटने से नीचे तक का जो उनका ट्राउज़र होता था। आज भी जो लोग उनकी तरह हाफ पैंट, नी से नीचे वाली पैंट पहनते हैं, नी से थोड़ा नीचे वाली पैंट पहनते हैं, जो ऐसे व्यक्ति पहनते हैं, तो वो अपने आप को इनवाइट करते हैं लोगों की कमेंट के लिए। लोग उनको क्या बोलते हैं? पैडर बोलते हैं। पैडर पोर्चुगीज़ भाषा में किसको बोलते हैं? बेकर को बोलते हैं, जो बेकरी वाला होता है, जो बेकर होता है, ब्रेड सेलर होता है। तो आज भी जो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हाफ पैंट वाली कपड़े पहनते हैं, तो उनको लोग कैसे कमेंट करते हैं? पैडर उनको कहा जाता है आज भी। अब नेक्स्ट रीड करते हैं। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some walls in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family, and his servants always looked happy and prosperous. अब बोलते हैं नरेटर कि उन दिनों की बात है जब नरेटर छोटे थे चाइल्डहुड के दौरान, और बेकर आते थे कहाँ? गांव गांव घर घर जाकर अपनी बेकरी की चीज़ों को, अपने ब्रेड को बेचते थे। तो उन दिनों की बात ही नरेटर यहाँ कर रहे हैं कि उन दिनों भी महीने के अंत में अपना बिल लेके आता था बेकर, और जो भी वो बेचता था उसको अपने रिकॉर्ड में लिखता था, पेंसिल के साथ लिखता था दीवारों पर। कहने का मतलब जो मॉर्निंग में बेकर बेचता था, जिस जिस घर में उसने दिया होता था, उनके रिकॉर्ड लिखता था कि किसने कितने लॉब्स ले गए हैं, वो पेंसिल के साथ दीवार पर लिखा करता था। इस तरह से अपना अकाउंट वो रखता था। कौन? बेकर। और बेकिंग वॉज इंडीड, और कहता है कि उन दिनों, पुराने दिनों में जो बेकर है, बेकरी वाले का काम है, वो बहुत ही फायदेमंद होता था, क्योंकि उसका जो लॉब्स था बहुत ज़्यादा बिकता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर होता था, बेकरी वाले होते थे कभी, और उनका परिवार कभी भी स्टार्व्ड मतलब भूखे नहीं मरता था। स्टार्विंग होता है, हाँ, डाइंग विद हंगर, कि भूख से वो मरते नहीं थे। इट मीन उनकी कमाई, इनकम अच्छी होती थी। ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वह कौन है यहाँ पर? बेकर। उसका परिवार और उसके जो सर्वेंट्स होते थे, वो हमेशा खुश दिखते थे और समृद्ध दिखते थे, रिच दिखते थे और फलते फूले थे। क्यों? अमीर थे, पैसा उनके पास काफ़ी आता था। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑन दिस। क्योंकि इसका पता कहाँ से लगता था कि काफ़ी प्रॉस्परस होते थे, हैप्पी होते थे, क्योंकि उनका जो फूले हुए जो शरीर होते थे, फिजिक, मोटे हट्टे खट्टे शरीर, उनका ओपन टेस्टिमोनी मतलब प्रूफ था। टेस्टिमोनी मीन्स प्रूफ, ओपन प्रूफ था सबके लिए कि जो भी हट्टा कट्टा है, वो बिल्कुल, जो उनकी फैमिली या वो खुद बिल्कुल प्लम्पी होता था, बहुत ही मोटा हुआ करता था। Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. आज भी जो पर्सन जैक फ्रूट की तरह मोटा दिखाई देता है, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना आज बेकर से की जाती है कि बेकर जैसे मोटा होता था
और काफ़ी हेल्दी हुआ करते थे, प्लेजेंट फैटली हुआ करते थे। ओबेसिटी ना छोड़ के बल्कि बिल्कुल प्लेजेंटली जो फैट बॉडी वाले होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्प फिजिक्स। आज भी जो हट्टे कट्टे पर्सन हैं, बहुत जैक फ्रूट की तरह फूले हुए, तो उनकी तुलना आज बेकर से की जाती है। दैट इज़ द लेसन। और उसके बाद हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।